हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है। तो जिसमें कि हम लोग मैथ और फिजिक्स के बल चैप्टर को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखिए इसमें, और इसमें ये भी पता चलेगा कि आने यानी पिछले पेपर में किस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ था, जिससे एक अंदाजा लग जाएगा कि आगे भी आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश जरूर करें। 3 संख्याओं का माध्य 15 है। इन आंकड़ों के समुच्चय का प्रास 8 है, जबकि 2 सबसे न्यूनतम संख्या का अंतर 1 है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 संख्याओं का माध्य, तो योग क्या होगा। यानी मान लेते हैं 3 संख्या x, y और z, तो इन तीनों का योग क्या होगा। माध्य गुने कितनी संख्या, 3 संख्या गुना 3, तो ये 3 संख्या का योग हो गया। क्या है योग, हमसे ये बात कहा है। तो हमने 3 संख्या मान लिया, x y z है। ओके, तो योग इतना हो गया। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है प्रास। प्रास क्या होता है कि सबसे बड़ी नंबर माइनस सबसे छोटी नंबर, यानी z माइनस x बराबर हमारे पास 8 दिया, यानी रेंज 8 दे दिया है, जबकि 2 सबसे न्यूनतम संख्या का अंतर 1 दिया है। तो इसका दोनों न्यूनतम संख्या कौन सा, ये शुरुआत की ही न्यूनतम संख्या होगी 3 में से, तो y माइनस z बराबर 1 दिया है। तो ये बात हमसे क्वेश्चंस में कहा है, और इनमें से सबसे पूछ रहा है बड़ी नंबर, तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर z को मान रहा हूँ कि z है सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी x है। ओके, तो अब इसको कैसे किया जाए, हम x यानी z को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा और समझिएगा। जिससे यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर z बराबर ये लिख सकते हैं क्या, 8 प्लस x, तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर अच्छा, कहीं मैंने गलती कर दिया, 2 न्यूनतम संख्या का अंतर 1 है, यानी इसका और इसका अंतर 1 है, यहाँ पर x आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या होगा, 1 प्लस x उधर चल जाएगा तो प्लस में। ओके, इतना चीज। तो अब आगे समझिए इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, तो हम z बराबर 8 प्लस x को पुट कर देते हैं। x तो है, ये है इसमें, इस इक्वेशन में x तो है ही। y बराबर 1 प्लस x पुट कर देते हैं, यानी y के जगह पे 1 प्लस x पुट कर देते हैं प्लस, और z के जगह पे 8 प्लस x पुट कर देते हैं। z के जगह पर 8 प्लस x, और इन तीनों संख्याओं का योग जो यहाँ पर है 15 दिया 45। ओके, तो 1 2 3 गो x है प्लस 8 1 9 बराबर 45। तो यहाँ से 3x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 45 में 9 जाएगा 36, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछा क्या है, इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या z है, और z का मतलब क्या है, यहाँ पर z बराबर क्या, 8 प्लस x, तो 8x का मान कितना आ गया 12, 12 8 20, तो ये हमारा 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, अब बने रहिए। देखिए इसमें हम
सभी तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो या मॉडरेट हो, सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ओके, अब देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो 2A को समद्विभाजक कोण A होना चाहिए। मैंने यहाँ पर सुधार कर दिया, कोण A है। तो ABC में AB बराबर 10 है, यानी एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। AB 10 सेंटीमीटर, BD, और यहाँ पर बोला कोण A को समद्विभाजित किया गया, नहीं कोण A को इक्वल तो पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर D बिंदु तक किया गया है, BC को D पर काटे है, BC को D पर काटे है। ये बात कह रहा है BD 6 है, DC 7.5 है। तो हमसे CA पूछ रहा है, यानी ये वाली भुजा हमसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं x। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा इधर का देखते जाइए, 10/6, यानी इधर का भुजा बटे इधर का, फिर इधर का बराबर में इधर का भुजा इधर का, ये बस इसको हल कीजिए। तो यहाँ से पॉइंट उठकर इधर हो गया, तो ये कट गया 0 बार में। तो x बराबर कह सकते हैं 75/6, और इसको और कटाइएगा तो कितना, 3 से 2 बार में, 3 से 25 बार में, नहीं 25/2 12.5, ये आपका 12.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस एक बार समझिए, काम कंप्लीट। दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दो, यहाँ पर क्या गया, दो समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उसके समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, जब समरूप त्रिभुज हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा और उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात समान होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है वही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। देखिए 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपया हो जाती, तो निवेश की गई राशि क्या थी। तो या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर बनाइए या हमारे तरीके से इसको कीजिए। जैसे 8 × 24 और इसको 3.5 से गुना करेंगे, यानी 8 × 3.5, तो कितना हो जाएगा। तो 8 × 24 4 28, यानी 28% हमें ब्याज मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ मूलधन जो था 100% था और उस पर ब्याज 28% लग रहा है। ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम, यानी मूलधन का रेट इनटू टाइम। तो 28% ब्याज आया, ये SI है। तो यहाँ पर जो ये अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि अमाउंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस SI होता है। इसका मतलब 100 + 28 128%, और हमें 128% का मान 608 दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं घटा के, डायरेक्ट हम अब 100% का वैल्यू निकालना चाहेंगे कि क्या निकलेगा। तो 8 से ये 16 बार में 16 8 28 से 8 से ये 856 8 6 48, और कटेगा क्या 4 से 4 बार में, और 4 से ये 19 बार में। तो 4% बराबर हमें 19 मिल गया। क्या इस 4% को हम 100% बना सकते हैं क्या। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, 25 से गुना करके। तो आप भी इसको 25 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 × 5 = 95, हाथ 19 × 2 = 38, 9 × 47 475। तो ये हमारा 100% का वैल्यू 475, जिसको हमने मूलधन माना था। हमसे पूछ भी तो वही रहा है, निवेश की गई राशि क्या है। तो भले ही ये चीज़ हमें बताने में टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जल्दी आसानी से
आंसर आएगा 1-2 लाइन में, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैं इसीलिए वीडियो बनाता भी हूँ कि जो क्वेश्चन का एक अलग तरीका हो सकता है हल करने का, वो बहुतों को भी नहीं पता है। मैं मानता हूँ बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उसको बिल्कुल भी नहीं आता हो, तो उनके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैंने थंबनेल में भी लगाया था, कमज़ोर छात्रों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक 3 अंकीय संख्या जिसमें सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तो तीनों अंकों का योग क्या है? 8 है। तो दहाई वाले स्थान पर क्या होगा? तो मैं मान लेता हूँ 3 अंकीय संख्या है, तो मान लेता हूँ कि XYZ ये 3 अंकीय संख्या है। और जो अब क्वेश्चन कह रहा है सैकड़े वाले स्थान का अंक, यानी जो यहाँ पर आएगा इकाई दहाई सैकड़ा, जो X है वह इकाई वाले स्थान का 4 गुना है। इकाई वाले क्या? ये, यानी इसका ये 4 गुना। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये 4 गुना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक। और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले का 3 गुना है। इकाई वाले 1 है और दहाई वाले इस 1 का 3 गुना है। ये बात कहा है 3 गुना है, तो मैंने यहाँ पर फिल किया। तीनों अंकों का योग 8 है, तो इस तीनों अंकों का योग 8 होना चाहिए। अगर मैंने ये चीज़ सही किया होगा तो अंकों का योग 8 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर नहीं आता तो फिर और भी तरीका था। तो योग 8 है, तो 4 3 7 1 8, बिल्कुल योग इन तीनों का 8 है। तो अब हमसे पूछा है कि दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दहाई वाला कौन? ये इकाई, ये दहाई, यानी y के स्थान पर क्या? 3। तो ये हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या है? भाज्य कहने का मतलब 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक जैसा होगा, और यहाँ पर नहीं, एक भाज्य बोल रहा है मतलब कि कटने वाला होना चाहिए। तो एक ही है 70 या 51, बाकी पता आप किसी को नहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए 96, 156 और 60 का HCF क्या होगा। तो आप चाहे तो इसको तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप थोड़ा सा एक बात को सोचिए कि महत्तम समावर्तक कहते किसको है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, यानी पूरी तरह से भाग लगा सके। बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या को फाइंड करने का कोशिश करूंगा। तो मैंने देखा 48 सबसे बड़ी संख्या है। क्या 48 से ये 96 कटेंगे, भाग लगेंगे पूरी तरह? तो आपका जवाब होगा कि हाँ लगेंगे। क्या इसमें लगेंगे 48 से? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इसमें नहीं लग सकता है, और 60 में भी नहीं लग सकता है। तो ये हमारा 48 आंसर नहीं हो सकता। तो इससे थोड़ा सा छोटा 12 को मैंने देखा, 12 को देखा, तो क्या 12 से ये 96 भाग लग जाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लग सकते हैं। 12 96, क्या 12 से इसमें भाग लगेंगे? 12 1 12, 12 3 36, हाँ 13 बार में बिल्कुल लग रहा है। क्या 12 से इसमें लगेंगे? तो इसमें भी लग रहा है। तो ये ही मेरा राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बिना सोल्व किए आपका आंसर आ सकता है इन छोटी छोटी HCF वगैरह जो होता है इसको। क्योंकि ये देखिए, अभी भी जनरल जो शुरुआती का स्टूडेंट है, जो अभी तैयारी शुरू किए होंगे, हो सकता है साल 6 महीने पहले से शुरू किए होंगे, तो वो बिल्कुल बेसिक तरीके से करते होंगे, तो उसके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं तरीका की बात करूं, तरीका में भी शॉर्टकट तरीका और भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ 96, 156, 60, पहले उन संख्या से कटाइए जो तीनों कट सके। तो मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, जो 4 से तीनों कट सकते हैं क्या? 24 चौके 96, 4 तिया 12, 4 9 36, और 4 से ये 15 बार में। अब उन संख्या से कटाएंगे जो तीनों काट सके।
तीनों को काट सके। तो मेरे दिमाग में एक 3 आ रहा है, 3 8 24, 3 13 3 39 और 5 3 15। क्या ऐसी अब कोई भी संख्या है जो तीनों को भाग लगा सके? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, एक को छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को भाग लगा सके। अगर मैं कहूँ 2 से तो सिर्फ 8 में लग रहा है, अगर मैं कहूँ 5 से तो सिर्फ 5 में लग रहा है, 13 से तो सिर्फ 13 में, तो तीनों को काटना चाहिए, ऐसा कोई संख्या होना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। तो जो यहाँ पर आया वही इसी का गुणनफल आपका HCF हो जाएगा, 4 3 12। तो ये भी आपका एक मेथड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य होने का रूल क्या है कि दी गई सभी संख्या, जो भी अंक यहाँ पर है इस संख्या में, उन सभी अंकों को जोड़कर आप 9 से भाग लगा दीजिए। अगर लग जाए तो समझिए कि वह भाग लग गया, उन 9 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर एक छोटा सा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 3 2 4, क्या इसमें 9 से पूरी तरह भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं इसको जोड़कर देखूं 5 3 2 5 4 9, क्या 9 में 9 से भाग लग जाएगा पूरी तरह? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लग जाएगा। अगर मैं इसी को कहूँ कि और किसी और तरीके से, जैसे मैं कोई एक बड़ा नंबर ले 2 3 4 9, अगर मैं कहूँ कि ऐसा नंबर है, क्या इसमें 9 से पूरी तरह भाग लगेगा? या तो आपने जोड़कर चेक किया तो भाग लग गया, या मैं कहूँ कि इसको आप 9 बनाकर हटाते जाइए। जैसे ये 9 है, ये पूरी तरह से कट गया, 3 2 5 4 9, ये तीनों मिलकर 9 बन गया, ये कट गया। तो मैं कहूँगा कि हाँ इस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसी तरह अब यहाँ पर ऑप्शन को चेक किए, 5 4 9, 3 2 5 1 6, 6 बना, 6 में क्या 9 से भाग लगेंगे? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 8 7 15 और यहाँ 5 4 9 है, ये कट गया, 8 7 15 6, 21 में क्या 9 से भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे, तो ये नहीं हो सकता। 6 5 11 7 18, 18 में लग सकते हैं, 6 5 11 बच गया 11, 11 में क्या 9 से भाग लग सकते हैं? नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। 7 4 11 8 19 6 19 और 6 25 2 27, क्या 27 में 9 से भाग लग सकते हैं? हाँ बिल्कुल लग सकता है, यही मेरा राइट आंसर है। अगर 3 ऑप्शन पहले ही मैंने चेक कर लिया तो लास्ट वाला आसानी से मार सकते थे बिना चेक किए। ओके, तो ये तरीका हो सकता है। देखिए, जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु के 5/2 गुनी होगा। उसकी आयु का, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, कैसे छूट जाता है पता नहीं। मैंने खुद ही दोस्त टाइपिंग किया है, तो जो भी करना होता है हम ही को करना होता है अकेले ही। और आपको पता है कि एक PDF तैयार करने में कितना टाइम लग सकता है कि नहीं। मैं हालांकि क्वेश्चंस को ढूंढ रहा हूँ, किधर है वो। 5/3 गुनी है, कितनी है उसकी आयु की, यहाँ पर 5/3 गुनी, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसका, जहाँ से मैं इस PDF को एडिट करता हूँ उसका मैं बगल में रखता हूँ कि ताकि आसानी से हमें मिल जाए अगर कहीं त्रुटि हो तो। यहाँ पर देखिए क्या है, जीना है और उसकी माँ है। कोई जीना है और उसकी माँ है। मैं यहाँ पर बेसिक तरीका नहीं बताने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु के 5/3 गुनी हो जाएगी। तो जीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? जीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये बात हमसे पूछ रही है। ठीक है, तो 8 सालों के बाद जीना की जो आयु है उसकी माँ की आयु की 5/3 गुना, यानी इसका 5/3 गुना उसकी माँ की आयु है। ये बात कह रहा था। यहाँ से जीना और उसकी माँ का आयु का अनुपात निकालें तो 3/5 आता है, यानी उसकी माँ का आयु अनुपात में 5 है और जीना का अनुपात में 3 है। तो 8 सालों के बाद बोला है, तो यहाँ तक तो मैंने अनुपात प्राप्त कर लिया। 8 साल बाद का
ये 8 साल बाद का अनुपात हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा, तभी जाकर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। यहाँ पर दिया है कि इन दोनों का जो अंतर है, माँ बेटी का अंतर, वह 24 वर्ष का है। अगर मैं अनुपात में अंतर देखूं तो कितने का अंतर है? 2 वर्ष, 2 अनुपात का अंतर है, अनुपात 2 का, लेकिन रियल में 24 का अनुपात है। लेकिन आप कहिएगा कि ये तो वर्तमान का अंतर है, ये 24 जो है ये वर्तमान का अंतर है, तो फिर 8 साल बाद के अंतर में आप क्यों ले रहे हैं? अनुपात में 8 साल बाद का आप क्यों ले रहे हैं? ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप और आपका कोई भाई हो, अगर आप अभी 16 साल के हैं, आपके भाई 24 साल का है, तो 10 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा? तो 26 का। और 10 साल बाद आपके भाई का उम्र कितना हो जाएगा? 34 का। तो 10 साल पहले आपका अंतर कितना था? तो आप यहाँ से कह सकते हैं 8 साल का अंतर है। अभी भी देखिए तो आपका अंतर कितना है? 8 का तो ही है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चाहे मैं 8 साल पहले का अंतर लूं, चाहे मैं वर्तमान उम्र का अंतर लूं, दोनों एक ही बात है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ 2 अनुपात का मान 24 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि 12। तो हमें चाहिए क्या? जीना की वर्तमान आयु। तो 8 साल पहले जो जीना की आयु था वो कितना है? 5, यानी जीना का 3, कहने का मतलब अनुपात में 3 था, तो 1 अनुपात का मान 12 है। मेरी बात को समझिएगा, 1 अनुपात का मान 12 है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा? इसको 3 से मल्टीपल कर दें तो 3 हो जाएगा, तो इसको भी आप 36 कह सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 36, यानी ये कब? ये 8 साल बाद का है, तो हमें वर्तमान में जाना है, यानी 8 साल पहले जाना है। ये 8 वर्ष बाद का है, तो हमें 8 साल पहले जाना है। तो आप 36 में 8 को माइनस कर दीजिए, तो कितना? 24 साल, यानी आपका वर्तमान जो एज हो जाएगा जीना का, वह 24 वर्ष हो जाएगा। देखिए दोस्त, भले ही हमें ये तरीका आपको समझाने में, बताने में टाइम लग सकता है, अगर इस तरीके को आप समझते हैं तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। आप समीकरण वाले झंझट से दूर हो सकते हैं कुछ क्वेश्चनों से, सभी क्वेश्चनों से नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चनों से तो आराम से हो सकते हैं। और इस तरह से करने से आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यकीन मानिए, करके देखिएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट देखिए, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है, एक नीतू है, एक मीतू है, और मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है, एक गीतू भी है। ये बात देखिए, और इन तीनों का योग जो हमें दे दिया है, इन तीनों का योग 48 वर्ष दे दिया है। अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझते जाइएगा, देखिएगा बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है, तो मैं गीतू की आयु को x मान लेता हूं, तो मीतू की आयु क्या होगा? x + 7। और यहाँ पर नीतू की आयु 10 वर्ष अधिक है मीतू से, यानी इससे 10 वर्ष अधिक है नीतू की, तो इसका x + 7 है, तो इसका कितना? x + 17। और इन तीनों का योग हमसे 48 दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 1 गो x 3 गो x 17 7 24 बराबर 48। तो यहाँ से 3x बराबर 24 हो जाएगा, ये 24 माइनस में चल जाएगा, तो ये x बराबर 8। हमें x बराबर 8 प्राप्त हो चुकी। तो अब हमें से पूछा क्या? नीतू की आयु वर्षों में कितनी होगी? नीतू की, तो नीतू की आयु क्या है? x + 17, x का मान 8 और प्लस 17, 8 17 कितना? 25। क्या है ना परफेक्ट तरीका? तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये तो बस आप नहीं भी, मतलब कि जितना हम लिखें उतना नहीं भी लिखिएगा तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग तेज दौड़ाना पड़ेगा, है कि नहीं?
नेक्स्ट देखिए, कमर ने उपयोग किए गए स्टूडियो को पुनः बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि उसने स्टूडियो को 1680 रुपये में खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है ना इस प्रतिशत को पकड़िए। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ये जो आपका है ये सीपी है और ऊपर जो भी है वो आपका प्रॉफिट है। ये 12.5% को हम इतना लिख सकते हैं 1/8। आप 12.5% को हल करके देखिएगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो आज से कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले के वीडियो में मैंने 5% को जो है नहीं 20% को हमने 1/4 लिख दिया था 20%। तो एक दोस्त जो है उसने हंसने वाला इमोजी कमेंट किया कि भाई 20% मतलब 1/5 होता है। तो दोस्त कभी कदार मिस्टेक हो सकती है, बात समझ रहे हैं कि जब आप तो जानते ही हमारे देश के सबसे बड़े महान नेता मोदी जी से गलती हो सकती है। उससे जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बदले कुछ और निकल सकती है, तो हमसे 20% के बदले में 1/5 नहीं 1/4 नहीं निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं। तो ये सब आम बात है, नॉर्मल सी बात है। तो इतना छोटा सा परसेंटेज वैल्यू तो हम गलती नहीं कर सकते हैं। बाय मिस्टेक हो सकता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ बाय मिस्टेक बहुत सी गलती हो सकती है, लेकिन आप कहिएगा फिर उसको आप बढ़ा चढ़ा के बोलिएगा, थोड़ा सा जो होता है कि मन में वो हो जाता है, तो उस बात को समझिए। तो ये आपका सीपी मतलब कि खरीदा हुआ क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट मतलब लाभ। तो आपने क्या कहा है कि 12.5% की लाभ पर बेचा है। आपकी सीपी है 8, आपका जो एसपी है सीपी एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 8 1 9, और 9 का मूल्य हमसे निकालना है और हमें 8 का मान दिया हुआ है 1680। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 का मान कितना हो सकता है, तो आपका जवाब होगा अगर 8 बराबर इतना है तो 1 बराबर क्या होगा, इसको अगर कटा दें तो 8 से, तो यहाँ 8 दूनी 16 8 1 8, 210। 1 का मान 210, हमें 9 का मान चाहिए, तो 1 को 9 बनाने के लिए 9 से गुना, तो इसको भी आप 9 से गुना कर दीजिए तो ये 9 नहीं बन जाएगा, यानी 9 9 दूनी 18 18 90 आपका ये राइट आंसर। इस तरह से एक आध लाइन में आंसर आ सकता है और कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो समझिए इस बात को, और क्या कह सकते हैं। वहाँ की बात देखिए, जया और विजया का भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 kg है तो विजया का भार क्या होगा। जया का भार ये है अनुपात में और विजया का भार ये है अनुपात में। मैं तो इस क्वेश्चन को कहूँगा कि बिना बनाए मारिए। क्यों, सोचिए थोड़ा सा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि विजया के बारे में पूछा है और विजया का अनुपात में 5 है। जो भी आंसर होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा, 5 से कटने वाला होगा। तो क्या 32 5 से कट सकती है? नहीं। 42 भी नहीं, 34 भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 5 से कट सकता है। तो एक ही आंसर है। ये मैं ऑप्शन मैं खुद से सेट नहीं किया हूँ, ये खुद पेपर में ही दिया हुआ था। ओके, तो इस तरह से जब हो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में जो है ना, अगर मैं कहता हूँ कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो कि मल्टीपल से आपका आंसर पता चल जाता है कि क्या आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, तो जल्दी बन सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकेंड और 4.2 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति
से चल रहा था, यानी पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था, दूसरा व्यक्ति 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, तो रेलगाड़ी की जो गति है वह क्या होगी किलोमीटर पर घंटा में। ओके, तो आप भी रोक कर क्या कीजिए कोशिश। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं हमारे चैनल पर तो कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं इंटरेस्टेड हो, आपको हो सकता है कि कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक मिल सके। और जो पहले से हैं वो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके। अगर आप हमारी रियल में मदद करना चाहते हैं तो हालांकि मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि आप हमारी मदद तो कर रहे हैं बहुत सारे दोस्तों ने, लेकिन कुछ को लगता है कि क्या बोले। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बताओ समझदार है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, समझिए इस क्वेश्चन को। समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्ति, एक व्यक्ति को 4 सेकंड में दूसरे व्यक्ति को 4.2 सेकंड में पार करता है। पहला व्यक्ति का चाल इतना है, दूसरे व्यक्ति की चाल इतना है, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो क्या पूछ रही है, वो क्या होगा ये बात हमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी कि नहीं। तो मान लेते हैं कुछ जो लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। इसी लंबाई को पहला व्यक्ति भी पार करता होगा, इसी लंबाई को रेलगाड़ी की दूसरा व्यक्ति भी पार करता होगा, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो मैं यहाँ पर दूरी को दूरी से बराबर कर दूं तो हमारा आंसर आ सकता है। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो हम पहले जो है पहला व्यक्ति का चाल कितना 4.5 किलोमीटर, लेकिन हमें रेल की चाल हमें निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो इसकी चाल को हम x मान लेते हैं। जब समान दिशा में जा रहा है, इधर ही रेलगाड़ी जा रहा है, इधर ही व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, यानी चाल यहाँ पर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल, क्योंकि रेलगाड़ी की ज़्यादा चाल होगी और व्यक्ति की चाल कम होगी। तो रेलगाड़ी की चाल में की चाल को हम x मान लिए हैं, रेलगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया, तो रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होगी, उसमें इस व्यक्ति का चाल घट जाएगा, तो 4.5। तो ये चाल हुआ टोटल, यानी रिलेटिव स्पीड हो गया। और यहाँ पर टाइम से गुना कर दीजिए, टाइम कितना 4 सेकंड। तो कुछ ये कहीं ना कहीं ये रेल की लंबाई होगी, कहीं ना कहीं ये रेल की लंबाई होगी जो दूरी हमने माना। दूसरी बात यहाँ पर कह सकते हैं हम कि फिर पुनः वही रेल जो वही दूरी को दूसरा व्यक्ति चल रहा है, जो कि है रेल की स्पीड x है, दूसरा व्यक्ति की स्पीड 6 है, और इसको जो पार कर रहा है ये 4.2 सेकंड में। अब इसको आप हल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है कि ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर घंटा में है, और ये आंसर भी हमसे पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो फिर मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया, इस सेकंड को घंटा में क्यों ना बदल दिया। तो मैं बता दूं कि मान लीजिए इसको आप घंटा में बदल देते हैं, 60 से भाग लगा कर, तो 60 से इधर भी भाग लगाइएगा, 60 से इधर भी भाग लगाइएगा, तो 60 तो दोनों साइड है, कट तो जाएगा, तो क्या जरूरी है चेंज करना। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने नहीं चेंज किया, बाकी बात आंसर परफेक्ट आएगा, समझिएगा। 4x माइनस 4 चौक 16, 5 चौक 20, 16 2 18, और इधर 4.2x माइनस 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 नहीं 1.2 यानी 25.2 ये आ गया। आपको भी इस तरह से कैलकुलेशन फास्ट रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैथ कुछ ही समय में करें, बहुत कम समय में, तो आपको कैलकुलेशन, मैथ का सबसे बड़ी नींव है आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये बात, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। आपका जितना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा, प्रश्न को उतना जल्दी फास्ट कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो मैं करता हूँ इधर 4x में माइनस 4.2x को घटा दूँ, और इधर माइनस 25.2
2 में 18 को, ये माइनस में तो ये जोड़ना होगा 18, तो यहाँ से ये माइनस 0.2x और इधर से 7.2, यानी ये 7.2 लेकिन किस में, माइनस में, तो दोनों साइड माइनस, तो माइनस खत्म, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 36, और हमने रेलगाड़ी की चाल को हमने x मान लिया और x निकल गया 36। तो ये सब थोड़ा आसान ही तरीका है, समझिए। देखिए सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल को अगर किसी भी प्रश्न को आपको दे दिया जाए तो आप निश्चित ही बना लोगे। अगर समय की कोई लिमिट ना हो तो आप आराम से बना सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे में आराम से वो आपसे बन जाएगा। लेकिन मैं वही ना कर रहा हूँ, सवाल करना बड़ी बात नहीं, लेकिन सवाल समय पर करना बड़ी बात है। इस बात को समझिए, समय रहते करना वो बड़ी बात है, ना कि करना। तो यहाँ पर देखिए पाइप ए एक खाली टैंकी को 18 घंटा में भर सकता है, पाइप ए है वो 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टैंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी भरी हुई टैंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, जब इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो वह टोटल पाइप की क्षमता निकलेगी। इस बात को हमने बहुत सारे वीडियो में बताया, इसका बेसिक से भी सॉल्यूशन करवाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस सारे बातों पर हमने चर्चा किया। तो यहाँ फिलहाल मैं करता हूँ, और अगर आप पहले से हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये सब तरीका आप सबों के लिए नॉर्मल सी हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, 90। अब एलसीएम भी आप सोचिएगा कि फास्ट कैसे निकाले, तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचिए, समझिए कि मैंने 90 ही डायरेक्ट क्यों सोचा। मैंने इन दोनों का मल्टीपल में सोचा। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको करने के हिंट्स देता हूँ। इन दोनों का मल्टीपल में सोचा, मैंने 18 का मल्टीपल देखा तो मेरे दिमाग में एक बार जो है 36 आया, लेकिन ये फिर 30 से नहीं कट सकता था। फिर 30 के मल्टीपल में देखा 60 आया, लेकिन 60 18 से नहीं कट सकता, लेकिन फिर डायरेक्ट मेरे मन में 90 आया, और 90 18 से भी कटेंगे और 30 से भी कटेंगे, इसलिए वही एलसीएम हो जाता है जो दोनों से कट सके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 5 बार में 90 को आप 18 से भाग दीजिएगा 5, और 90 को 30 से भाग दीजिएगा तो 3। तो ये क्षमता है V की जो खाली करने वाला है, और खाली करने वाले को आपको मैंने कहा है कि उसको माइनस में लेना है, क्योंकि जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लेना, वो निकालने का काम कर रहा है। तो इस बात को समझिए। तो ठीक है, इतना दूर तक हमने किया। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ पता चला कि ये तो टोटल क्षमता है, यानी टोटल वर्क जो है दोनों पाइप के द्वारा करना है, लेकिन ये जो है ये हमारा क्षमता है, एफिशिएंसी 5 और 3 एक ही क्षमता 5 है। क्षमता क्या होता है कि मान लीजिए जैसे पाइप ए है, पाइप ए 1 घंटा में 5 यूनिट भर सकता है, इस 90 यूनिट में से 5 यूनिट 1 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप बी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर सकते हैं। इसकी ये क्षमता है, 1 घंटे की क्षमता, बात समझ रहे। तो ये हुआ। अब मैं देखिए इस 90 काम को मैं बराबर कर रहा हूँ, ये 90 काम जो इससे देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू क्षमता, टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो अब यहाँ पर जो कहा है इस बात को समझिए, जब टैंकी खाली हो तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू कर दिया जाए। पाइप ए को जब मैंने 1 घंटे के लिए चालू किया तो कितना यूनिट भर देगा, 5 यूनिट। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि टोटल यूनिट कितना है, 90 यूनिट है। जब पाइप बी को फिर बंद कर दिया गया, और अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए निकाला, अब पाइप बी को भी 1 घंटे के लिए चलाया, तो इसने 3 यूनिट काम कर दिया, यानी 3 यूनिट खाली कर दिया। क्या किया, 3 यूनिट खाली कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 1 घंटा ए ने लिया, 1 घंटा बी ने, तो टोटल 2 घंटा। और 2 घंटे में कितना काम हुआ, आपने यहाँ पर देखा कि ए ने 5 भरा और बी ने 3 खाली कर दिया, तो 2 घंटा में 2 यूनिट ही काम हुई। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें 90 यूनिट तक पहुँचना है। क्या कहिएगा कि 90 यूनिट तक पहुँचना है। तो अब कुछ दोस्त ऐसा करेंगे कि 2 यूनिट को 90 बनाने के लिए 45 से गुना कर देंगे, और इधर भी 45 से गुना कर देंगे, तो 90 घंटा हो जाएगा। इधर 90 घंटा हो जाएगा, इधर
90 यूनिट हो जाएगा। तो वो आंसर कर देंगे और हो जाएगा वो गलत। अब मेरी बात को समझिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, पहले ए को चालू किया, लास्ट में कौन आया? बी। अगर मैं लास्ट में बी को चालू कर दूं, लास्ट में बी को चालू रखूं, तो इसका मतलब वो खाली कर देगा। क्या कर देगा? खाली कर देगा। तो कहीं ना कहीं 90 यूनिट में तो कुछ तो ये खाली कर देगा, 3 यूनिट खाली कर देगा अगर मैं इसको लास्ट में चला दूं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं लास्ट में चला दूं बी को, यानी अंतिम में पहले ए को चलाया, उसके बाद लास्ट में मैं जो अंतिम का जो घंटा होगा उसमें अगर मैं बी को चला दूं, तो कहीं ना कहीं ये खाली कर देगा। तो टंकी भरेगा कहाँ? नहीं ना भर सकता है। तो मैं लास्ट में ए को ही चालू करूंगा, मैं लास्ट में ए को ही चालू करूंगा। तो मैं 90 तक नहीं पहुंचना है, हमें 90 से कुछ कम लेना है, 90 से कुछ कम लेना है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको 44 से गुना कर दूं। कहने का मतलब, या मैं कहता हूं 43 से गुना कर दीजिए। किससे? 43। तो दोनों साइड 43 से अगर मैं गुना कर दूं, तो ये कितना? 86 घंटा, और इधर कितना? 86 यूनिट। 86 यूनिट काम हो गया, क्योंकि लास्ट में देखिए 5 यूनिट भरेगा। कौन? यानी 5 यूनिट इसकी क्षमता है। तो मैंने 86 यूनिट तक काम करवा दिया, और कितने घंटे में? 86 घंटे में। यानी टोटल 90 में से 86 यूनिट काम करवा दिया, और कितने घंटे में? 86 घंटे में। अब बचा हुआ 90 यूनिट में से 86 यूनिट तो काम हो गया, 90 यूनिट में से 86 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना? 4 यूनिट। और 4 यूनिट को कौन करेगा? ये ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है? 5 है। इस 4 यूनिट को ए अपनी क्षमता से करेगी, ये 5। क्योंकि देखिए समय बराबर क्या होगा, अगर मैं समय बराबर यहां पर देखूं, तो टोटल वर्क अपॉन क्षमता, टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो टोटल वर्क अब 4 ही तो बचा है, और एक की क्षमता से कराना है। तो अभी मैं इसको सोल्व करूं, तो ये तो घंटा में है, 4/5 किस में आया? ये समय जो है या घंटा में। इसको आप मिनट में चेंज कर दीजिए, तो 60 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 12 और 12 चौके 48 मिनट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये 86 घंटा 48 मिनट। इस तरह के क्वेश्चंस और भी है इसमें, देखिएगा, हो सके तो वहां समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ भी समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो आप रिवर्स करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो चल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आपकी मोबाइल में तो ऐसी सेटिंग होगा। अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके मोबाइल में होते हैं, तो कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इजी लगे तो उसको आप स्किप करके निकल जाइएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यही सब प्रश्न है। बिरजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। बिरजेन नाम का कोई व्यक्ति है और वह 10 घंटे में दीवार को रंग सकता है, जबकि एक बल्लारी नाम की व्यक्ति है और इस 12 घंटे में इस दीवार को रंग सकता है। तो इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूं तो 60 आया। तो 60 को मैं अगर 10 से भाग दूं 6, 12 से भाग दूं तो 5, 12 से भाग दूं तो 5। तो मैं अब हमें 60 यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है। अब इसकी कंडीशन क्या है, इस बात को समझिए। बिरजेन और बल्लारी बारी बारी 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं। वही बात यहाँ भी आ गया कि बिरजेन और बल्लारी 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं। बिरजेन 1 घंटे के लिए काम करे तो 6, और बल्लारी 1 घंटे के लिए काम करे तो 5। तो उस तरह से देखा जाए तो 2 घंटे में टोटल कितने यूनिट काम हो गए? 11 यूनिट। लेकिन यहाँ पर जिसने शुरू किया है उसी ने अंत भी करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं इस 60 तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, 60 तक पहुंचने का कोशिश करूंगा, लेकिन उससे कम। तो मैं कहूंगा कि यहाँ से आप 11 को 55 तक तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 55 तक
जा सकते हैं। तो 55 बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 से गुना, इसको भी आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 10 घंटा बन गया और इधर 11 × 5 = 55 यूनिट हो गया। तो 10 घंटे में 55 यूनिट हो गया, तो 60 यूनिट काम करवाना था, 55 यूनिट हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 60 में से 5 यूनिट। 5 यूनिट को कौन करेगा भाई, ये जो है ये बिरजेन, BR से मैंने बिरजेन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये बिरजेन करेंगे। तो इस 5 यूनिट को बिरजेन करेंगे कि कितनी क्षमता से, 6 की क्षमता से, 6 की क्षमता से कर दिया। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगा, 5/6 घंटे। तो आंसर भी घंटे में है, आंसर भी घंटे में, मिनट में तो है नहीं। तो 10 घंटा यहाँ पर लगा और 5/6 घंटा यहाँ, यानी कहने का मतलब टोटल टाइम अगर देखा जाए तो 10 घंटा प्लस 5/6। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो 10.5/6 घंटा आ जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। और इसका दूसरा मेथड अगर है तो आप लोग बताइएगा। मेरे उम्मीद से तो ये भी एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है। देखिए, ये कुछ डाटा है, प्रतिदिन आय में बिक्री, यानी ये बिक्री की डाटा है और प्रतिदिन ये डाटा की रविवार को इतना बिका, सोमवार को इतना बिका, इस आधार पर दिया गया है, इस बात को समझिए। तो रविवार से लेकर शनिवार तक उपरोक्त आलेख के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि क्या होगा, अर्जित कुल धनराशि क्या होगा। तो अब देखिए, रविवार को कितना कमाया, 100, और सोमवार को 500। तो आप डायरेक्ट जुड़ते जाइए, 100 हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं 100 को, और 500 को 5 लिख रहे हैं, और ये वाला डाटा कहाँ है, यहाँ 3, और ये वाला डाटा आपका 5.5, डायरेक्ट 6 ही है, 5.5 नहीं, डायरेक्ट 6 ही है, ध्यान से गौर कीजिएगा, डायरेक्ट 6 है। और ये है 6.5, और ये है आपका 3, और ये है आपका 3.5, 3.5। बस मैंने इसलिए बोला कि थोड़ा सा जोड़ने में आसान हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ बाद में 2 0 चिपका दीजिएगा ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब बाद में 2 0 चिपका दीजिएगा, क्योंकि मैंने 2 0 हटा दिया है, तो आप बाद में 2 0 चिपका दीजिएगा। 5 1 6 3 9 6 15 6 15 6 21 3 24 3 27 और आधा, यानी यहाँ पर 0.5 1, तो 28 टोटल जोड़ने पर आया। मैंने 2 0 हटाया था तो 2 0 चिपका दिया, ये 2800 आपका राइट आंसर है। तो बस यहाँ पर देखिए, इन सब तरीके से जो है, मतलब कि कहने का मतलब सीधा आप शॉर्ट तरीके से, कितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी समय की बचत है। और समय की अहमियत अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे और आपके सामने 90 मिनट की एक उल्टा गिनती शुरू होगा, तो फिर उस समय लगेगा कि कितना जल्दी टाइम जा रहा है। अगर उस टाइम को आप मैनेज कर लिए ना, उस टाइम में अगर क्वेश्चंस को कर लिए कम से कम 80+, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता है। जरूरी नहीं है कि 80+ सही हो, अगर 80+ क्वेश्चंस किए हैं तो उनमें से आपका 75+ सही होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता है, इस बात को समझ लीजिए। तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी तो आप कितना टाइम लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम को कम करने का कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर डालिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। बाकी बात अगर घिसे पिटे तरीके से करते रह गए सभी प्रश्नों को, तो आपकी वाट लगने वाली है, इस बात को समझिए। भले ही बुरा लग सकता है, लेकिन यह रियलिटी है। नहीं तो किसी आप जो स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं उसके बारे में पूछिए, उससे जाकर उस चीज़ों से पूछिएगा आखिर वो क्वेश्चनों को कैसे क्या करते थे। मैं इस बात को इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने भी कई एग्जाम को क्रैक किया है, जैसे RRB NTPC का CBT 1 CBT 2 भी क्वालिफाई किया है, प्लस में ग्रुप D का भी किया है। और जहाँ तक रहा कि ITI, मैंने एक
एक्सटर्नल ITI भी किया है, वो भी सरकारी इंस्टीट्यूट से यानी सरकारी ITI से किया है, जो कि एग्ज़ाम देकर निकलता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर निकलता है, उसके थ्रू मैंने किया है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में हमें तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि टाइम कितना मायने रखता है, बात समझ रहे। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल सकता हूँ, बाकी बात आप समझदार हैं। इस क्वेश्चन को जरा करने का कोशिश कीजिए। ये भले ही आपको जो ये इमेज दिखता होगा, हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा सा धुंधला दिखे, लेकिन अगर जिस जगह धुंधला दिखे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वहाँ पर क्लियर आ जाएगा। क्योंकि दोस्त इस तरह का हमें जो है इमेज बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरह का चार्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो ओरिजिनल PDF का कॉपी होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ कि ताकि मैं इस इमेज को बनाने से बचूँ। तो थोड़ा सा इतना कर ही सकते हो आप लोग। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो देखिए आरेख में दिए गए आंकड़े कारोबारी के स्थान चीन की यात्रा करने वाले व्यक्तियों का देशवार में एवं आयुवार वितरण दर्शाता है। ये देशवार वितरण है, ये आयुवार वितरण है। तो दर्शाता है यदि वर्ष किसी भी वर्ष, कोई वर्ष होगा, वर्ष में 5 कितना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख लोगों ने चीन की यात्रा की, तो 20 एवं 40 के बीच चीन की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिक की संख्या क्या है, कितनी थी। अब भी पहले इसको वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपने कोशिश किया होगा, हो सकता है आपका आंसर आ गया भी होगा। तो मैं अब इसको कैसे करता हूँ इस बात को समझिए कि टोटल कितना है, 5 लाख। टोटल कितना है 5 लाख, यानी 5 पर 5 जीरो इतना है। इसका बोल रहा है कहाँ का नागरिक, ब्रिटिश नागरिक, और ब्रिटिश नागरिक ये है, ये डॉट 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 बोला, और इसका कितना है 20%, 20%। और अब आयु लिमिट क्या दिया है, 20 एवं 40 के बीच, आयु के बीच 20 से 40 वर्ष के बीच की आयु, और इसकी ग्राफ क्या है, ये पाई चार्ट में क्या है 20%, यानी इतना का भी 20%। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका जो आंसर जाकर निकलेगा, प्रतिशत से कटाएं तो 2 जीरो, इस परसेंट से कटाएं 2 जीरो, बस अब जो बचा उसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, दूनी 20, कहीं ना कहीं 20 होगा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है। हालांकि जीरो चिपका सकते हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो एक्स्ट्रा और चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट देखा 5 चौके 20, और 20 वाला ही आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है। 3 क्वेश्चंस क्या उस शिफ्ट में पूछा गया ही था, एक ही चार्ट से 3 चैप्टर, 3 क्वेश्चंस। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए वही है क्वेश्चन सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसमें पाई चार्ट वही है। उन लोगों का वितरण जो, ये तो आपने पढ़ लिया कि ये सारे लोग जो ब्रिटिश, रूस, अन्य अमेरिकी, ये सब सारे लोग चीन जाने वाले हैं, जो कि 5 लाख लोग थे, जो कि 5 लाख लोग थे। तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी वाला डाटा कहाँ है, ये वाला, और इसका कितना 60%। तो 5 लाख का 60%, और एज लिमिट क्या है 40 वर्ष से अधिक, एज लिमिट क्या है 40 वर्ष से अधिक। तो 40 वर्ष से अधिक वाला क्या है, यहाँ पर है, यानी ये वाला 20%, इसका भी 20%। ये तो पुनः मैं वही चीज करूंगा, इसको नीचे में परसेंटेज ना लिखकर मैं डायरेक्ट परसेंटेज से 2 जीरो हटा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर बड़का तो जीरो दिखे तो परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 आता, तो ये कहीं ना कहीं कटता कि नहीं कटता, तो मैं कटा कर नहीं, सीधे ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कटा रहा हूँ 2 जीरो। अब कितना 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, लास्ट शुरुआत 60 से होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ना।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन होना चाहिए इसका, बिल्कुल। देखिए, अति दिए गए वर्ष में अब जो है इसका आंसर आप करके दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है आप करके दीजिएगा, मैं इसको नहीं करा रहा, आराम से आप कर सकते हो, आप कमेंट में दे दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलेगा। वहाँ पर मैं फालतू चीज़ें वगैरह नहीं डालता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी PDF होते हैं, उनको मैं डाला करता हूँ। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पर क्योंकि इतने का तो कहीं ना कहीं बहुतों का तो ज्वाइन करके रखे होंगे, तो एक मेरा भी करके रखिएगा, हो सकता है आपके लिए बेनिफिट ही हो। हालांकि नहीं भी कीजिएगा तो आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो समझिएगा। देखिए, अति स्थिर अवस्था में, यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चंस को मैंने शुरू कर दिया। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस है, बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। लगभग 10 क्वेश्चंस होंगे, और जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप जुड़िए, मतलब कि देखिए। अति स्थिर अवस्था में 400 ग्राम वस्तु पर लगाकर 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 80 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए समय क्या लगेगा। यानी हमसे समय पूछ रहा है, क्या कर रहा है, सीधा सीधा समय हमसे पूछ रहा है कि समय क्या लगेगी। ओके, तो और हमें दिया क्या क्या है, मेरे पास द्रव्यमान दिया है 400 ग्राम, और बल दिया है कितना, 7 न्यूटन, और क्या दिया है, वेग दिया है, यानी 80 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए। यानी यहाँ पर हमारे पास अंतिम वेग दिया है 80 मीटर पर सेकंड। इस बात को आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये अंतिम वेग है कि प्रारंभिक वेग है, इस बात को आप समझिए। और क्या बोल रहे, स्थिर अवस्था से, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर बिना कहे बिना बताए प्रारंभिक वेग भी दे दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। यानी स्थिर अवस्था से शुरू होता है, जब आप स्टार्ट दौड़ना कर देते हैं अगर, या कोई चीज़ चलाना करते हैं, तो वो प्रारंभिक वेग आपकी 0 होती है, यानी प्रारंभिक वेग 0 होती है। स्थिर अवस्था से आप चलना शुरू करते हैं, तो ये बात। अब हमसे टी यहाँ पर पूछ रहा है, इसको भी मैं सौर भाषा में लिख देता हूँ, सांकेतिक भाषा। टी बराबर हमसे पूछ रहा है ये बात। तो अब क्या करें, कैसे करें, क्या फार्मूला लगाएं, तो बहुत सारे दोस्त तो लगा चुके होंगे, क्योंकि इतने भी हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। तो मैं यहाँ पर एफ बराबर एक फार्मूला जानता हूँ, एम ए होता है, और आप भी जानते होंगे। यहाँ से मैं ए जो है फाइंड कर सकता हूँ। जैसे अब थोड़ा सा एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पर सभी चीज एसआई यूनिट में है, क्या ये जो द्रव्यमान है वो एसआई यूनिट में है? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, केजी होता है। तो इसको आप केजी में चेंज कीजिए, 400/1000, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 4/10 आएगा। इसको लिखना क्या जरूरी है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 4/10 केजी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैंने सबको यहाँ पर एसआई यूनिट में चेंज कर दिए। देखिए, नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि गलती करते हैं एसआई यूनिट में और आंसर नहीं आता है, सोचता है कि फार्मूला सही लगा रहा हूँ, फिर गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली सी बात है कि एसआई यूनिट पर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एफ हमारे पास 7 न्यूटन है, द्रव्यमान 4/10 आया, और हमें त्वरण निकालनी है, त्वरण फाइंड करनी है, तभी जाकर हम टाइम को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें त्वरण भी निकालनी होगी। तो यहाँ से 70 नहीं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 7×5 35/2। ए बराबर क्या आ गया, 35/2 कहने का मतलब 17.5, या तो मैं 35/2 ही लिख देता हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन में आसान होगा। देखिए 35/2। तो आपका त्वरण, आपको जो है त्वरण का एक फार्मूला याद होगा, ए बराबर जो होता है v-u/t। क्या ये फार्मूला होता है कि नहीं? तो ए हमें 35/2 प्राप्त हो गया, v
कितना है 80 है, u 0 है, t हमें फाइंड करना है। तो घुमा फिरा के ये आ गया कितना 80 दूनी 160 और t बराबर 160/35, 160/35। और भी इसको कटा पिटा सकते हैं। देखिए 5 से मैं कटा रहा हूँ 7 बार में, 5 से ये 5 दिया 15, 5 10 यानी 32/7 यानी 7 के 28 यानी 4 पॉइंट कुछ आने वाले हैं जो कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है। तो ये राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके नेक्स्ट देखिए दोस्त, जो चीज हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा रहे शायद ही कोई करा रहा होगा, मैंने बहुतों को देखा है, वह बिल्कुल ही बेसिक तरीका अप्लाई करता है। जो उसको क्या चाहिए, सिर्फ फ्यूज चाहिए। वो ये नहीं देखता है कि कैसे स्टूडेंट को आसान हो, मतलब कि उसके लिए एक आसान तरीका मिले। वो भले ही क्वेश्चन करा देते हैं, उसके लिए कोई टाइम मायने नहीं रखता है, कैसे कराया जाए, कौन सा टाइमिंग, स्टूडेंट कैसे उसको जल्दी कर सके। तो इस बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए गहराई से, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है। जब मैं भी शुरुआती दौर में था, आज से 2 साल पहले, जब मैं भी कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाता था, तो 2 साल पहले भी मेरी अच्छी तैयारी थी। ऐसा नहीं कि तो बहुत अच्छी, लेकिन अच्छी तैयारी थी। अगर नहीं रहता तो 2019 का NTPC का पेपर नहीं निकलता, अगर नहीं रहता तो ग्रुप डी का पेपर नहीं निकलता। अच्छी तैयारी थी। लेकिन वहाँ पर जब मैं देखता था कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होता था जो क्वेश्चंस को मैं 10 से 15 सेकंड में कर देता, तो वो उस क्वेश्चंस को करने में 1.5 मिनट 2 मिनट लेते थे और उसका टाइमिंग खत्म होते होते वह 30 40 85 क्वेश्चन कर पाते थे। और जहाँ तक मैं था कि एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी लगभग एक बार में मैं 75 से 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देता, तो बाद में पुनः मैं चेक कर लेता था कि और कितने क्वेश्चन हमसे बन सकते थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम, वो टाइम ही हमें जो है आगे बढ़ा रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ टाइमिंग, उस बात को समझिए कि मैं कैसे करता हूँ और कैसे हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं कैसे करता हूँ, उस क्वेश्चन को आप भी और कैसे फास्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन उस पर भी आप खुद से भी विचार करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, इन सब ये इस तरह के तो बातें होती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक अच्छी राय दूंगा, उसका एक अच्छा समाधान दूंगा कि ऐसे हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल्ब नहीं है? असंपर्क बल्ब मतलब कि जिसमें, यानी ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर बल का कोई संपर्क ना हो, इस वस्तु पर बल का कोई संपर्क ना हो, तो वही बात पूछ रहा है कि असंपर्क बल नहीं है। यानी इनमें से 3 गो जो है वो असंपर्क बल है और एगो नहीं है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं, गुरुत्वीय बल जो होता है वह असंपर्क बल होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से आपने गिराया, ऊपर फेंका, तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया, उस पर एक बल लगा जिसको गुरुत्वीय बल कहा। तो ये कहीं ना कहीं, इस कहने का मतलब इसमें कोई संपर्क है क्या? इस बॉल को जैसे ही हमने ऊपर फेंका, बल तो फिर भी लग रहा है, लेकिन क्या उसमें कोई संपर्क है? नहीं है, ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये असंपर्क बल है। विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत स्थैतिक बल यानी कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय, यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय बल, क्या ये कोई असंपर्क बल है? मतलब कि संपर्क बल है क्या? जैसे विद्युत चुंबकीय बल जो आप देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या उसमें कोई संपर्क रहता है क्या? नहीं रहेगा। तो ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये भी असंपर्क बल। घर्षण बल, अब जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप खिसका रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहें, एक घर्षण लग रहा है, और इस पृथ्वी से इसका घर्षण लग रहा है, या कोई भी सरफेस सतह से कहीं ना कहीं घर्षण लग रहा है, तो सतह से कहीं ना कहीं इसका संपर्क है, तो इसको हम कह सकते हैं संपर्क बल। घर्षण एक तरह से क्या है? संपर्क बल। यही आपका राइट आंसर है। और चुंबकीय बल भी वो संपर्क बल है। ओके नेक्स्ट देखिए,
जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसी गति के प्रतिरोध को कहा जाता है। कहने का मतलब लुढ़कने, देखिए जो बल होता है, घर्षण बल दो तरह का होता है, एक संपर्क बल, एक घर्षण यानी सतही घर्षण, और एक सर्पी घर्षण जिसको लौटनिक घर्षण भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लौटनिक घर्षण। यानी एक सर्पी घर्षण, एक लौटनिक। प्राय जो आमतौर पर होता है घर्षण दो तरह के, कौन कौन? एक सर्पी घर्षण, एक लौटनिक घर्षण। तो यहाँ पर बोल रहा है लुढ़कता हुआ, लुढ़कने वाला को लौटनिक घर्षण कहते हैं, और खिसकने वाला को, जैसे मान लीजिए कोई आपने गोल वस्तु को घड़का दिया तो यहाँ पर ये लौटनिक बल लगेगा, और अगर कोई रेक्टेंगल शेप का हो, ट्रायंगल शेप का, उस वस्तु को आप कहीं घिसका रहे हैं तो वहाँ पर आपका सर्पी घर्षण होगा, सतही घर्षण होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो ये लौटनिक घर्षण होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान 2 kg की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति कर रही है तो शुद्ध बल क्या होगा? सीधा सीधा बल बराबर ही निकालिए, बराबर ए में। तो ये चीज़ आप तो कर सकते हैं। 2 kg तो SI यूनिट में ही है, त्वरण भी SI यूनिट में है, तो ये 4 दूनी 8 न्यूटन, ये आपका राइट आंसर। देखिए जिस क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा उसमें मैं भी यहाँ पर कोशिश करूँगा कि उसको फास्ट कर दूँ, और ताकि आप समझ भी जाओ। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बल नहीं है? निम्न में से कौन एक बल नहीं है? तनाव। जैसे कि आप किसी चीज को तान यानी खींचते हैं या तनाव करते हैं तो क्या उसमें बल नहीं लगता है? क्या वो बल नहीं है? तो ये आंसर नहीं। अभिलंब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ऊपर से ऐसे खड़ा करके रखें तो क्या यहाँ पर बल नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ भी बल है। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पर बल नहीं है। द्रव्यमान का कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है किसी पदार्थ की मात्रा वगैरह को बताता है, ये बल नहीं है। भार, भार भी एक तरह का बल ही है। भार भी क्या, एक प्रकार का बल ही है। ओके, नेक्स्ट, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, समझिएगा। लोड पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो है लीवर के बारे में बात कर रहा है, जो आपने देखा होगा प्रथम श्रेणी के लीवर, तृतीय श्रेणी के लीवर या द्वितीय श्रेणी के लीवर के बारे में तो सुना होगा। तो उन्हीं के बारे में ये चर्चा की। लोड, जिसमें एक लोड होता है, आयास यानी प्रयास होता है, एक आलम्ब होता है, ये 3 चीज होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो लोड पर नियंत्रित स्थापित करना हो उस बल को क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई उदाहरण लेते हैं, किसका उदाहरण लूं? जैसे आप कैंची का उदाहरण लीजिए। कैंची है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बल लगाते हैं, यहाँ पर बल लगाते हैं और काम आपका यहाँ पर होता है, काम यहाँ पर होता है। तो इस पार्ट को जो कहते हैं आप प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयास या आयास। और इस पार्ट को आप लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड या भार कहते हैं, और इसको आलम्ब कहते हैं। तो यही बात पूछ रहा है कि नियंत्रित स्थापित किस लोड को जो नियंत्रित स्थापित कीजिएगा, चाहे वह किसी भी श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो, चाहे किसी भी श्रेणी का हो, तो एफर्ट आप कहाँ पर लगाइएगा? यहीं पर तो लगाइएगा, है कि नहीं? चाहे भार जहाँ भी नियंत्रित करना हो, चाहे भार को यहाँ पर नियंत्रित कीजिए, यहाँ पर नियंत्रित कीजिए, लेकिन एफर्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो क्या करना होता है? प्रयास या आयास लगाना पड़ता है। उस बल को आयास या प्रयास कहते हैं, जो बल यहाँ पर लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बात है। नेक्स्ट, 40 kg द्रव्यमान की एक लकड़ी मेघा एक रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है। उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति। तो आपको शक्ति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शक्ति बराबर क्या? W/T, यानी कार्य बटे समय। तो फिर हमें कार्य के बारे में पता होना चाहिए। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mgh/T।
कार्य बराबर फार्मूला होता है mgh, नीचे में t। बस इस पर पुट कीजिए आपका आंसर। ओके, तो द्रव्यमान क्या है 40 kg, ये m क्या है द्रव्यमान है, यानी ये आपका m है, ये आपका t है, ये आपका जो h है h, और g तो यहाँ पर दिया ही है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये दिया है, तो g का मान 10 लेना है और h का मान 6 मीटर लेना है, टाइम 16 सेकेंड। तो इसको हल कीजिए, देखिए कितना आता है, जो भी आए वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है, तो चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो ये 4 से 10 बार में, ये 4 से 4 बार में, ऐसे 8 से भी कर सकता था, 8 पंचे 8 दूनी। चलिए फिर से कटा देते हैं, 2 से 2 बार में, और ये 2 से 5 बार में, और ये 2 से 5 बार में। 25 छक्के 150, कितना आ गया 150 वाट। ये आपका 150 वाट राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 500 ग्राम द्रव्यमान की एक ब्लॉक अपेक्षित घनत्व 2.5 मीटर है। तो अच्छा, मीटर नहीं, अपेक्षित घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। पानी में पूरी तरह डुबाने पर इसका स्पष्ट द्रव्यमान क्या होगा? स्पष्ट द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, एक फार्मूला स्पष्ट यानी अपेक्षित घनत्व बराबर जो फार्मूला होगा, तो उसको मैं डी से मान रहा हूँ। तो फार्मूला जो होगा एम, जो ये वाला एम है, दूसरा एम माइनस ये जो दूसरा द्रव्यमान निकालने बोल रहा है, उसको हम इसको बड़ी एम मान लेते हैं, आसान होगा। ये बड़ी एम माइनस छोटी एम, इस द्रव्यमान को छोटी एम, ये फार्मूला होता है सापेक्षित घनत्व या अपेक्षित घनत्व जो भी कहे, तो ये फार्मूला होता है निकालने के लिए स्पष्ट द्रव्यमान। तो D यानी अपेक्षित घनत्व हमें 2.5 दिया हुआ है। द्रव्यमान क्या है 500 ग्राम, ओरिजिनल द्रव्यमान जो है, और फिर यहाँ पर 500 ग्राम बड़ी एम का मान, छोटी एम हमें निकालनी है। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर तक आसानी से पहुँच पाएंगे। तो देखिए 25 से ये 20 बार में, और 20 गुना 10 200 बराबर 500 माइनस एम, तो यहाँ से एम बराबर कितना आ जाएगा 300 ग्राम, यानी जो स्पष्ट द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है हुआ 300 ग्राम है। ओके, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी बार तो ग्रुप डी में पूछा गया इस तरह के क्वेश्चंस को। आप पेपर उठा के देखिएगा, जरूर मिलेगा। 50 केजी द्रव्यमान वाला एक लड़का 10 सेकेंड में 40 सीढ़ियां चढ़ता है, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। उसकी शक्ति क्या होगी? तो अभी मैंने तुरंत बताया शक्ति बराबर फार्मूला क्या, W/T, और W बराबर mgh/T। तो हमें द्रव्यमान पता है, टाइम पता है, और 40 सीढ़ियाँ, ऊंचाई एक्चुअल ऊंचाई अभी हमें पता नहीं कि टोटल सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए 40 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी? अगर मैं टोटल ऊंचाई की बात करूं तो कितनी होगी? 40 सीढ़ियाँ, और एक सीढ़ियाँ की ऊंचाई कितनी है 16, तो यहाँ से 16, तो h का मान 40 गुना 16। बस आप यहाँ पर पुट कीजिए, g का मान तो दिया ही है, m 50, g 10, h 40 गुना 16, 40 गुना 16, t 10 सेकेंड। सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। 5 चौके 20 और 20 गुना 320, 50 kg और 40 सीढ़ियाँ प्रत्येक। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ पर देखिए, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए, 16 को आप मीटर में चेंज कीजिए, तो नीचे में 100 से भाग लगेगा। क्या लगेगा? 100 से भाग, तो 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, तो अब क्या बचा? 4 पंचे 20, 20 गुना 16 320 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो ये टोटल मैंने क्वेश्चंस को करा दिया। आपको ये कॉम्बिनेशन क्लास कैसा लगा, एक बार अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता है कि जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट भी हो रही है। और आप अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिल से खुशी मिलता है, जिससे लगता है कि नहीं और भी जो है अच्छे तरीके को मैं फाइंड करके आपके पास पहुंचा सकूं, अच्छे तरीके को ढूंढूं कि किसी भी प्रश्न को कैसे आसानी से किया जा सके। तो आपका ये लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, समझ रहे हैं बात को। तो और क्या बोलूं, आप लोग तो बाकी बात खुद ही समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होती है, समझ सकते हो। तो इससे पहले देखिए और मैं बताऊं कि मैंने एलपी टेक्नीशियन का जो 29 शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसका फुल सॉल्यूशन करवाया, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ा है। तो कुछ वीडियो में मैं करंट को भी इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि जो करंट अभी से रिलेटेड था उससे मैं उसको अपडेट करके कर दिया हूँ। तो हो सके तो उसको देखिएगा। क्वेश्चन सारे यही होंगे, भले वहाँ सभी क्वेश्चंस मिलेंगे एक साथ, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी, जिसको मैं अच्छे तरीके से समझाया हूँ, अच्छे तरीके से कराया हूँ। भले ही पर शिफ्ट का 2 वीडियो मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि 75 क्वेश्चंस कराना एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अब तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब डाटा सस्ता नहीं रहा, अब डाटा महंगी हो चुकी है। जब डाटा सस्ती थी, 5G अनलिमिटेड था, तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा था। लेकिन अब लगता है कि अगर सही से सपोर्ट नहीं मिला तो मैं फिर बनाना बंद कर दूंगा। तो इतना ज़रूर सपोर्ट कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना सकूं, इस बात को समझिए। बाकी बात तो आप समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।